तो कल जैसे हमने डिस्कशन स्टार्ट किए थे ट्रांसपोर्ट लेयर को लेकर, और मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको ये बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा क्या करता है, डिवाइसेस के ऊपर रिलायबल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने का टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है। तो रिलायबल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर में दो तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। एक है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड, स्पेसिफिकली जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है वही हमारे डिवाइसेस के ऊपर रिलायबल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने का टास्क एग्जीक्यूट करता है। बाकी दूसरा जो है वो हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल हमारे डिवाइस के ऊपर रिलायबल कनेक्शन को एस्टेब्लिश नहीं करता, वो सिर्फ डिवाइसेस के ऊपर अवेलेबल कनेक्टिविटी को चेक करता है और उसके दौरान वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को डिवाइस के बीच में नेगोशिएट करता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल और हमारे जो टीसीपी आईपी मॉडल है दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट्स को कैरी करते हैं। तो इस वजह से जो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग थियोरेटिकली, वो सारे चीज आपको ट्रांसपोर्ट लेयर यानी कि हमारे ओएसआई सॉरी टीसीपी और आईपी मॉडल में भी आपको वो चीज देखना है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टीसीपी और आईपी मॉडल की बात करूँ तो वहां पे भी एग्जैक्टली दो ही प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है हमारा एक्सक्यूज मी सर। ट्रांसमिशन। हेलो, यस। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे जो आपने ओएसआई मॉडल बताया था उसमें हमारी 7 लेयर्स थी। हाँ हाँ। तो अब वो ट्रांसफॉर्म होके सिर्फ 4 लेयर का ही रह गया ना, अब जो ना ना, देखो प्रैक्टिकली। वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक्चुअली ओएसआई मॉडल को हम डिवाइसेस के ऊपर यूज नहीं करते क्योंकि उसमें एक फ्लॉ था। वो सिर्फ आउटडेटेड हो थियोरेटिकल गया। चीजों को नहीं, वो आउटडेटेड नहीं हुआ है, वो चीजों को बस थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा था। इम्प्लीमेंट अच्छा। बट हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं था वो। इम्प्लीमेंटेड नहीं था। तो इम्प्लीमेंटेड जो अच्छा। पार्ट है वो हमारा टीसीपी और आईपी मॉडल का है। ओके सर। ठीक है। तो उसमें टीसीपी आया और तो नहीं ले। हाँ, और टीसीपी आईपी मॉडल का जो है, तो वहां पे पहले 4 लेयर्स थे, बाद में उसको रेक्टिफाई करके 5 लेयर्स में इंप्लीमेंट कर दिए गए। ठीक है। यानी कि हमारे डिवाइसेस के ऊपर अभी जो टीसीपी और आईपी मॉडल काम कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा काम कर रहा है इसके ऊपर 5 लेयर्स ऑफ टीसीपी और आईपी मॉडल को लेके। ठीक है। और ये हमारे स्पेसिफिकली बॉन्च ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके अरेंजमेंट्स के ऊपर हमारे डिवाइसेस क्या करते हैं, अपना टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो है वो कनेक्शन को रिलायबल बनाने के लिए वहां पे क्या करता है, 4 तरह के सर्विसेज को यूज करता है। ठीक है। एक था हमारा सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग, दूसरा था कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, तीसरा था हमारा एक्नॉलेजमेंट, चौथा था हमारा फ्लो कंट्रोल। तो कल हमने डिस्कस कर रखे हैं कि सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग किस तरह से काम करता है, उस चीजों को हमने कल वेल इलेबोरेटेड कर रखे थे। तो मतलब जिनको वो चीज डाउट है वो जब आपको पास रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे तो उस रिकॉर्डिंग के थ्रू आप एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको सारे चीज वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है तो वो मैं जब नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास के दौरान आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अभी जो पार्ट हम ये कवर करेंगे, हमारे पास अभी 3 ऑप्शन बचे हैं। एक हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा हमारा एक्नॉलेजमेंट है, और तीसरा हमारा है फ्लो कंट्रोल। ठीक है। तीनों के टास्क को अगर मैं कंपेयर करूं तो वहां पे जो एक्नॉलेजमेंट है, लाइक कनेक्शन एक्स्टेब्लिशमेंट जो है, ये तीनों साइमल्टेनियसली आपस में इंटरकनेक्टेड। वैसे ही हर एक चीज वहां पे इंटरकनेक्टेड है हमारे कनेक्शन एक्स्टेब्लिशमेंट स्टेट को लेके। बट बाकी जो हमारा एक्नॉलेजमेंट और फ्लो कंट्रोल है वो कुछ ज्यादा ही है। लाइक एक्नॉलेजमेंट ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे टीसीपी कनेक्शन को रिलायबल बनाता है। ठीक है। कैसे बनाता है उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। कोई वेटिंग पे है? नहीं, आ गया। देखो, तो अगर मैं यहाँ पे दो छोटा सा एग्जांपल लूं, लाइक मान लो यहाँ पे दो स्टूडेंट है। ठीक है। मुझे उनको क्या करना है, कुछ अमाउंट पे करना है। ठीक है। लाइक मैंने एक स्टूडेंट लिया, स्टूडेंट का नाम ए है, दूसरा स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट का नाम बी है। ठीक है। तो अगर मैं स्टूडेंट ए को कुछ पैसे मैंने दिया और मैंने उनको बोला कि यहाँ पे एक्स वाई जेड एक पर्सन है जिनको वो पैसे क्या करना है, हैंड ओवर करना है। अगर सिस्टम है को मैंने पैसे दिया और वो उस काम को किया कि नहीं किया मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देता। दूसरे बार मैंने क्या किया, सेम ही अमाउंट मैंने जो स्टूडेंट बी है मैंने उसके पास दिया के बाद अब मुझे नोटिफाई करना, तो वो वहां पे क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के पास वो पेमेंट करने के बाद वो रिटर्न में आके मुझे एक्नॉलेजमेंट किया कि सर आपने जो अमाउंट मुझे दिए थे उनको पे करने के लिए मैंने उसको पे कर लिया है। तो इन दोनों के चीज को अगर मैं कंपेयर करूं ना, शायद सिस्टम ए ने अपना टास्क परफेक्टली सॉरी परफेक्टली एग्जीक्यूट किया हो। बट अगर मैं सिस्टम बी की बात करूं तो सिस्टम सॉरी जो स्टूडेंट बी है वो वहां पे क्या किया है ना, मुझे फाइनल एक्नॉलेज किया है। लाइक मेरे पास एट द एंड ऑफ द टाइम मेरे पास ये रिपोर्ट है कि सिस्टम बी ने वो टास्क को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। ठीक है। तो इस वजह से मेरा जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट है वो किसके ऊपर जाएगा, वो जाएगा सिस्टम बी के पास। ठीक है। तो सिस्टम ए के वो फिलहाल वो टास्क को एग्जीक्यूट करे बट फिर भी मेरा ट्रस्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ही क्या करता है, हमारे जो टीसीपी कनेक्शन है उसको क्या करता है, मोर रिलायबल बनाता है। ठीक है। दूसरा वहां पे कॉन्सेप्ट था फ्लो कंट्रोल का।
फ्लो कंट्रोल को थोड़ा अगर समझना है तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक चीज को वहां पे समझना पड़ेगा। लाइक एज्यूम कर लो ये सिस्टम ए है और ये हमारा सिस्टम बी है, ठीक है। तो मान लो सिस्टम ए जो है वो i5 प्रोसेसर का है और जो सिस्टम बी है वो i3 प्रोसेसर का है, ठीक है। एक्चुअली हमारा सिस्टम में क्या होता है, जो प्रोसेसर होता है ना वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए कभी भी सिंगल सिंगल डेटा को यूज नहीं करता। वो वहां पे हमेशा क्या करता है, जो डेटाज है उनको एक ब्लॉक में एक बल्क में अरेंज करता है और उस बल्क डेटा को वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो इन चीजों का अगर मैं आपके सामने अगर शेयर करूं, तो इस जो ब्लॉक अरेंजमेंट होता है और वो डेटा जाके प्रोसेस होता है ना, उस चीज को मैनेज करने के लिए हमारे सिस्टम में एक मेमोरी होता है जिसको बोलते हैं बफर मेमोरी। लाइक कोई भी टास्क जब हम डिवाइस के ऊपर परफॉर्म करते हैं ना, उस टास्क के लिए, ठीक है, उस टास्क के लिए ना हमारा सिस्टम पूरा का पूरा जो उसका प्राइमरी मेमोरी है यानी कि जो रैम है उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं करता। वो वहां पे क्या करता है, अगर ये मान लो मेरा रैम है, तो वो वहां पे क्या करता है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इस रैम के लिए इस रैम से एक छोटा सा मेमोरी उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, डेडिकेट कर लेता है। तो ये जो स्मॉल मेमोरी वो डेडिकेट करता है, इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, बफर मेमोरी बोलते हैं। तो बफर मेमोरी में डेटा हमारा अरेंज होने के बाद ही वो क्या होता है, प्रोसेसर के पास जाके प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसके मुकाबले अगर आप इस चीजों को अगर कंसिडर करो, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं बात करूं i5 और i3 का, दोनों का अगर मैं प्रोसेसिंग एबिलिटी अगर मैं आपको पूछूं, तो कंपैरिजन विथ i5 i3 का प्रोसेसिंग एबिलिटी क्या होगा, लेस होगा। तो मान लो i5 एक पर्टिकुलर टाइम पे 20 नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करने का एबिलिटी रखता है, और इवन i3 वहां पे क्या करता है, 10 नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का एबिलिटी रखता है, ठीक है। तो उस जगह पे अगर आप बात करो, तो i5 का प्रोसेसिंग एबिलिटी कंपैरिजन विद i3 क्या है, ज्यादा है। तो अगर i5 कोई डेटा अगर i3 के साथ शेयर करना चाहता है, तो वहां पे क्या होगा, वो 20 नंबर ऑफ पैकेट के हिसाब से क्या करेगा, i3 को डेटा भेजेगा। बट i3 का डेटा प्रोसेसिंग करने का एबिलिटी कितना है, 10। तो यहाँ पे जो 10 नंबर ऑफ पैकेट्स है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर डिवाइस के ऊपर डेटा कम्युनिकेशन के दौरान कुछ डेटा अगर हमारे लॉस होते हैं, तो वो कनेक्शन हमारे लिए क्या नहीं है, रिलायबल यानी कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमें डेटा कम्युनिकेशन के दौरान ना मिले, इस चीज को श्योरिटी करने के लिए डिवाइसेस वहां पे क्या करते हैं, ये फ्लो कंट्रोल को परफॉर्म करते हैं। फ्लो कंट्रोल क्या है ना, जब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट स्टेट परफॉर्म होगा उस स्टेट के दौरान वो डिवाइसेस, बोथ डिवाइसेस क्या करेंगे ना, एक दूसरे का बफर मेमोरी का एबिलिटी यानी कि डेटा प्रोसेस करने का एबिलिटी वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। लाइक i5 क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, i3 को बता देगा, और i5 खुद के डेटा प्रोसेसिंग एबिलिटी आई थ्री को सॉरी i5 को नोटिफाई कर देगा। तो अभी क्या होगा ना, i5 जो डेटा भेजेगा i3 के साथ, वो खुद के बफर मेमोरी के एबिलिटी के हिसाब से नहीं भेजेगा, वो वहां पे i3 के एबिलिटी के हिसाब से डेटा को भेजेगा। और i3 जब डेटा भेजेगा i5 के पास, तो वो वहां पे खुद के बफर मेमोरी के हिसाब से डेटा नहीं भेजेगा, वो वहां पे i5 के हिसाब से क्या करेगा, डेटा को भेजेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेशन होता है, या फिर i3 खुद के भी अगर डेटा, लाइक दोनों के बीच में क्या हो चुका है, बफर मेमोरी का एबिलिटी नेगोशिएट हो चुका है। अगर किसी का हाई है ना, तो वो लो, मतलब जो लो कॉन्फ़िगरेशन के जो डिवाइस है, उसके डेटा प्रोसेसिंग की एबिलिटी खुद के डेटा प्रोसेसिंग एबिलिटी को क्या कर लेता है, थोड़ा डिग्रेड कर देता है। तो इस दौरान क्या होगा ना, जब डिवाइसेस के ऊपर हमारा डेटा नेगोशिएट होंगे, तो वहां पे कुछ भी पैकेट्स हमारे क्या नहीं होंगे, लॉस नहीं होंगे। तो इस टाइप के जो कम्युनिकेशन होता है, इस कम्युनिकेशन का हम क्या करते हैं, इस टाइप के कम्युनिकेशन का हम रिलायबल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम हमारे डिवाइसेस क्या करते हैं ना, जब वो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट स्टेट को परफॉर्म करते हैं ना, उसी दौरान वो क्या कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट क्या है वो अभी हम समझते हैं, ठीक है गाइज। सर अभी जो दो, सर सर वेटिंग पे कोई देख। कोई सर वेटिंग में है। वेटिंग में कोई है, देखना सर एक बारी। ओके एक सेकंड गाइज। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ पूछो। सर जैसे कि जो टेलीग्राम या फिर जो गूगल के कुछ लिंक्स होते हैं जिनसे हम मतलब मूवी या फिर कुछ डाउनलोड करते हैं, हम्म तो कई बार होता है जो डाटा फॉर्मेट होता है वो ठीक नहीं होता, या फिर जो हमारा डाटा होता है वो पूरा नहीं आता, हम्म। तो वो क्या यूडीपी पे ट्रैवल करते हैं। हाँ वो यूडीपी के थ्रू होता है। हमारे डिवाइसेस के ऊपर जब हम डेटा को डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं ना, वो सारा सारा चीज, लाइक आप अगर लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बातचीत कर रहे हो या फिर लाइव कॉलिंग कर रहे हो, तो वो सारा का सारा जो चीज होता है वो यूडीपी के थ्रू ही डिवाइसेस के ऊपर नेगोशिएट होता है वहाँ हमारा इन्फॉर्मेशन। बट जो कनेक्शन वहां पे पहले एस्टेब्लिश होता है ना, वो टीसीपी के थ्रू एस्टेब्लिश हो जाता है। लाइक अगर अगर आप कोई ब्राउजर को ओपन कर रहे हो, तो ब्राउजर को ओपन करने के लिए वहां पे हमारे पास दो सर्विसेज हैं। आइदर आप वहां पे एचटीटीपी को यूज करोगे, नहीं तो एचटीटीपीएस को यूज करोगे। तो ये दोनों को दोनों जो सर्विसेज हैं, ये टीसी सर ये हमारे टीसीपी बेस्ड ठीक। सर्विसेज हैं, यानी कि हमारे डिवाइसेस हाँ। पहले उनके ऊपर एक रिलायबल कनेक्शन को, एक ट्रस्टवर्दी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेगा।
और वो कनेक्शन के बिहाफ पे हमारे डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. और वहां पे इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए वहां पे किसको यूज करेंगे, यूडीपी को यूज करेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो देखो। सर यस, सर जब टीसीपी इतना कुछ कर लेता है, मतलब ट्रस्ट कर लेता है, मतलब रिलायबिलिटी कर लेता है, तो वो मतलब खुद ही ट्रैवल क्यों नहीं करता डाटा के साथ? यूडीपी मतलब क्यों ट्रैवल करता है? बताऊंगा। एक्चुअली वहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि टीसीपी में जो डेटा फ्लो होता है वो स्लोअर होता है कंपैरिजन विथ यूडीपी। यूडीपी में हम डेटा को हाई स्पीडली क्या कर सकते हैं, डिवाइस के बीच में नेगोशिएट कर सकते हैं। जबकि अगर मैं टीसीपी की बात करूं तो वहां पे डेटा नेगोशिएशन थोड़ा स्लोअर होता है। ओके सर। ठीक है, देखो उस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। अभी तक के लिए कोई चीज डाउट पे है? एक्नॉलेजमेंट, फ्लो कंट्रोल, इनमें कुछ डाउट है अभी? नो सर। ओके, नो देखो। सर। तो जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट स्टेट होता है ना, ये क्या होता है उसको थोड़ा पहले समझो। लाइक मान लो यहाँ पे दो पर्सन है जो वो एक दूसरे को नहीं जानते, बट ये दोनों आपस में क्या करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो बातचीत करने के लिए उनमें से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, बातचीत तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मान लो ये जो पर्सन ए है ये क्या किया, पहले खुद का अप्रोच वो क्या किया, हमारे जो अगले साइड का जो पर्सन है बी, उसको वो क्या किया, नोटिफाई किया कि लाइक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जो दूसरा पर्सन बी है वो अगर एट द सेम टाइम सिस्टम ए के साथ क्या करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, तो जो अप्रोच आया है सिस्टम ए से सिस्टम बी के पास, वो उसको क्या करता है, रिप्लाई करता है कि हाँ ठीक है सिस्टम, आप अगर बातचीत करना चाहते हो तो ठीक है। उसके लिए वो क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट यानी कि कॉन्फर्मेशन, ओके। बट साथ में सिस्टम बी भी क्या करता है, अपना जो मोटिव है, लाइक वो भी तो चाहता है सिस्टम ए के साथ बातचीत करें, तो वो भी क्या करता है, सिस्टम ए को बता देता है। और सिस्टम ए उस चीज को रिसीव करने के बाद उसके इंटेंशन को वो क्या करता है, रिप्लाई करता है, यानी कि एक्नॉलेज करता है। तब जाके हमारे डिवाइस, तभी सॉरी, तब जाके हमारे ये जो दो पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर तो इस कम्युनिकेशन। टाइप का जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, कैसा होता है उस चीज को थोड़ा देखते हैं। देखो, ये मान लो मेरे पास है सिस्टम ए, ये मान लो मेरे पास है सिस्टम बी। अगर मैं सिस्टम ए से सिस्टम बी के साथ कुछ इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता हूं और उस पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर मैं वहां पे यूज कर रहा हूं टीसीपी को, तो उनके ऊपर कम्युनिकेशन किस तरह से होगा थोड़ा देखो। सिस्टम ए पहले क्या करेगा, एक अप्रोच पैकेट सिस्टम बी को भेजेगा। ठीक है, सिस्टम ए क्या करेगा, एक अप्रोच पैकेट सिस्टम बी को भेजेगा। वो किस तरह का अप्रोच पैकेट रहेगा, उस पैकेट को हम बोलते हैं सीन पैकेट। सीन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। लाइक सिस्टम में सिस्टम बी को ये नोटिफाई कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। तो सिस्टम बी भी एट द सेम टाइम अगर सिस्टम ए के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो वहां पे क्या करेगा, उस सीन को लेकर एक एक्नॉलेजमेंट करता है कि हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ। साथ में खुद का भी इंटेंशन, लाइक खुद का भी एक अप्रोच पैकेट वो क्या करता है, सिस्टम ए को भेजता है, ताकि सिस्टम ए को ही पता लगे कि हाँ सिर्फ वो इंफॉर्मेशन नेगोशिएट नहीं करना चाहता, सिस्टम बी भी एट द सेम टाइम क्या करना चाहता है, उसके साथ पार्टिसिपेंट बन के इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, साथ में सिस्टम ए क्या करेगा, सिस्टम बी को फाइनली एक एक्नॉलेज भेज देगा। और एक्नॉलेज भेजने के बाद इनके ऊपर क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो कोई रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश होने से पहले डिवाइसेस इस तरह के क्या करते हैं, तीन मैसेजेस को आपस में नेगोशिएट करते हैं, जिस वजह से इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस ही है जो हमारे टीसीपी कनेक्शन को हमारे डिवाइसेस के ऊपर क्या करता है, रिलायबल यानी कि ट्रस्टवर्दी बनाता है। ठीक है, तो उस चीज को देख लेते हैं। देखो इसमें जो कंटेंट होता है, लाइक ये जो सीन है, सिनाक है, ये सब चीज क्या है, उस चीज को इलेबोरेट करने के लिए लाइक हमारे डिवाइसेस के ऊपर इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, टीसीपी और आईपी मॉडल का है। तो टीसीपी और आईपी मॉडल में जब ये थ्री वे हैंडशेक होता है ना, तो कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं जो डिवाइसेस के ऊपर क्या होता है, नेगोशिएट होता है, शेयर्ड होता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, टीसीपी हेडर बोलते हैं। मैंने आपको हेडर के बारे में कल एक छोटा सा ब्रीफ दिया था। हमारा हेडर क्या है ना, मेटा डेटा होता है, लाइक डेटा से रिलेटेड डेटा, जो हमारे डिवाइसेस के ऊपर जो डेटा नेगोशिएट होंगे वो रिलायबली नेगोशिएट होंगे या अनरिलायबली हमारे डिवाइसेस के ऊपर नेगोशिएट होंगे, उन सब का इंफॉर्मेशन क्या करता है, इन हेडर के अंदर ही स्टोर रहता है। ठीक है,
तो टीसीपी हेडर फॉर्मेट जो होता है उनमें क्या रहता है ना, टीसीपी कनेक्शन किस टाइप में एस्टेब्लिश हुआ है, उनमें क्या क्या कंटेंट, क्या क्या पैरामीटर्स हमारे डिवाइस के बीच में नेगोशिएट हुआ है, वो सारा चीज यहाँ पे क्या होता है, पोस्टेड रहता है, ताकि डिवाइसेस को एक दूसरे के बारे में पता रहे। और इसका जो हेडर का जो साइज होता है वो यूजुअली 20 बाइट का होता है, बट कुछ केसेस में उसका साइज इंक्रीज होके अप टू 24 बाइट तक हो सकता है। ठीक है, तो मैं अगर इसका अगर आपको एक छोटा सा ये बताऊं, तो यहाँ पे गूगल पे चल जाता हूँ, टीसीपी हेडर फॉर्मेट। ठीक है, टीसीपी हेडर फॉर्मेट पे मैं एक टीसीपी हेडर को यहाँ पे फॉर्मेट आपके सामने रख देता हूँ। ओके, तो ये जो फॉर्मेट अभी आपके सामने है इसको हम बोलते हैं टीसीपी हेडर फॉर्मेट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो टीसीपी हेडर का डिफॉल्ट साइज होता है वो कितने का होता है, वो 20 बाइट का होता है। तो 20 बाइट पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 फील्ड है जो हमारे टीसीपी हेडर में डिफॉल्ट क्या होता है, डिवाइसेस के ऊपर नेगोशिएट होता है। यानी कि इन 5 फील्ड में जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे डिवाइसेस के ऊपर क्या होगा, कंपल्सरी नेगोशिएट होगा। ठीक है, तो 5 फील्ड का अगर जाओगे तो साइज कितना है, 20 बाइट है। ओवरऑल फील्ड साइज कितना है, 5 बाइट है। गाइज एक सेकेंड, थोड़ा नॉइज आ रहा है, एक सेकेंड दीजिए बस मुझे। यस, किसी का क्वेश्चन है कुणाल? नो सर। आपने हैंड साइन असाइन कर रखा, ठीक है। गाइज देखो, तो ये जो डिफॉल्ट साइज मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे देखोगे तो ईच फील्ड जो सर ईच फील्ड जो मेरा है वो कितने का बनेगा, वो मेरा 4 बाइट का बनेगा। ठीक है, तो पहला फील्ड को अगर आप देखोगे ना, पहला फील्ड हमारे यहाँ पे इक्वली क्या है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो ईच मेरा कितने का है, 2 बाइट का है, और ये भी मेरा क्या है, 2 बाइट का है। ठीक है, तो 2 बाइट का मतलब अगर उसको बीट में कन्वर्ट करो तो 1 बाइट मेरा 8 बिट्स का होता है। तो 2 बाइट मेरा कितने का होगा, 16 बिट्स का होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो पोर्ट नंबर्स हैं वो 16 बिट्स का है, तो मैंने इसी वजह से बताया था। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 2 फील्ड में ऑप्शन है, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। और मैंने आपको बताया था डिवाइसेस डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पे स्पेसिफिकली वेल नोन जो हमारे पोर्ट नंबर्स है उनका इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, डेस्टिनेशन को वो चीज बताना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहता है कि हम आपसे कहाँ से कौन आए सा हैं? सर्विस के लिए रिक्वेस्ट चाहते हैं। जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है ना, वेल नोन पोर्ट नंबर का अच्छा। इंफॉर्मेशन। यस, किसे कुछ क्वेरी है? नो सर। ओके, तो वहां पे वो क्या करते हैं ना, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पे ही उस सर्विस का इंफॉर्मेशन टैग करते हैं, और साथ में डेटा नेगोशिएशन के दौरान सोर्स पोर्ट नंबर पे वो वहां पे क्या करेंगे, खुद के लिए भी क्या करते हैं, पोर्ट नंबर को यूज करते हैं, पिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या है ना, सीक्वेंस नंबर स्पेसिफिकली ये काउंट मेंटेन रखता है कि डिवाइसेस के बीच में कितने इंफॉर्मेशन नेगोशिएट हुए हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में क्या है, जो सीक्वेंस पैकेट लाइक जो सीक्वेंशियली जो इंफॉर्मेशन उसने शेयर किया है, तो उन इंफॉर्मेशन का कितने एक्नॉलेजमेंट लाइक कितने रिप्लाई पैकेट हमारे एक्नॉलेजमेंट एज एन एक्नॉलेजमेंट हमें रिसीव हुए हैं, उनका इंफॉर्मेशन हमें कहां पे मिल जाता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर पे मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आओगे हमारे फोर्थ फील्ड में, तो फोर्थ फील्ड देखोगे काफी सारे हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है। जो विंडो साइज है ना यहाँ पे, इसी फील्ड में क्या होता है ना, हमारा जो बफर मेमोरी का साइज है वो क्या होता है, डिवाइसेस के ऊपर नेगोशिएट होता है, ताकि डिवाइसेस को ये चीज पता रहे कि वो आपस में लाइक एक दूसरे का बफर मेमोरी का साइज पता रहे कि एक डिवाइस कितने एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का एबिलिटी रखता है। फिर उसी हिसाब से क्या होगा, रिलायबली डिवाइसेस के ऊपर क्या होगा, इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा। उसके अदर साइड में जो फील्ड है वो 3 फील्ड है। एक है हमारा हेडर लेंथ, जहां पे इस हेडर का साइज टैग होता हुआ जाएगा। दूसरा होता है हमारा रिजर्व बिट। रिजर्व बिट में क्या होगा ना, रिजर्व बिट में सिर्फ और सिर्फ लाइक ये फील्ड हमारा भी रिजर्व है, अगर बाद में हमें कभी उसको जरूरत पड़ा तो हम उस फील्ड को यूज कर सकते हैं।
बाकी जो हमारा ये जो 6 लिखा हुआ है ना, इस फील्ड को हम बोलते हैं फ्लैग। फ्लैग्स को हम सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि दीज आर द कुछ चीज अभी अगर आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो आप उस चीज को सेंस कर पाते हो सर कि इस सर अभी बात का क्या बोला पीछे? फ्लैग्स। सर आवाज कट गई थी बीच में भी। हाँ, हाँ मैं उसके ये बोल बाद। रहा था 3 हिस्सों में जो डिवाइडेड थे, एक हमारा हेडर लेंथ, दूसरा हमारा रिजर्व बिट, और तीसरा जो 6 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, यूआरजी, एक, पीएसएच, आरएसटी करके, तो ये हमारे फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग्स का अगर आपको समझना हो थोड़ा आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो फ्लैग्स जो होते हैं वो हमारा क्या होता है ना, हमारा आइडेंटिफायर्स होते हैं। और आइडेंटिफायर्स का काम क्या होता है ना, आइडेंटिफायर्स हमारे लाइक इस तरह से बोल सकते हो कि अगर कि मैं कोई चीज अगर आपके सामने बता रहा हूं, आप उस चीज को इजीली सेंस कर पाते हो कि जो बात हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है वो पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है। तो बट डिवाइसेस के ऊपर जो हमारे इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं ना, ठीक है, तो डिवाइसेस को ये चीज पता नहीं चलता कि जो इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हुआ है वो किस टाइप का इंफॉर्मेशन है, उसको वो किस तरह से यूटिलाइज करेगा उसका कोई भी आइडिया नहीं रहता। तो डिवाइस को वो चीज बताने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, फ्लैग्स को यूज करते हैं। तो फ्लैग स्पेसिफिकली टीसीपी में 6 तरह के फ्लैग्स होते हैं। एक हमारा सीन है, दूसरा एक्नॉलेजमेंट है, तीसरा हमारा है यूआरजी यानी कि अर्जेंट है, चौथा है पीएसएच यानी कि पुश है, चौथा होता है हमारा रिसेट आरएसटी, और सिक्स होता है हमारा फिन। अगर मैं सीन की बात करूं तो सीन होता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन। लाइक डिवाइसेस आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन पैकेट को नेगोशिएट करते हैं ताकि उनको ये पता रहे कि उनके बीच में क्या है, कोई नया कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। लाइक अगर हम डिवाइसेस के ऊपर कुछ पैकेट अगर नेगोशिएट हो रहे हैं और उस पैकेट को अगर हम बीच में से स्निफ कर रहे हैं, तो स्निफ करने के बाद अगर उस पैकेट के ऊपर हमें सीन लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है। लाइक डिवाइसेस एक नया कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपस में पैकेट को नेगोशिएट कर रहे हैं। सेम ही अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिला, तो वहां पे आपको ये चीज पता लग जाएगा कि किसने सीन पैकेट उसको भेज रखा था, तो जिसका ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट हमें रिसीव हो रहा है। उसके बाद अर्जेंट और पुश, उसको जरा बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है रीसेट। रीसेट क्या है, अगर मैं कोई सर्वर के लिए या फिर कोई दूसरे सिस्टम के लिए कोई टिपिकल सर्विस के लिए अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, और रिक्वेस्ट करने के बाद वो सामने वाला डिवाइस उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है उस चीजों को प्रोसेस करने के लिए या फिर उस चीज को मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे डिवाइस क्या करता है, जो हमने अप्रोच पैकेट भेजा है ना, उसके ऊपर आरएसटी फ्लैग को पिन करके हमें क्या करेगा, रिप्लाई कर देगा, ताकि हमें ये चीज पता रहे कि वो डिवाइस क्या नहीं है, अभी कैपेबल नहीं है हमारे साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। और एट द वेरी लास्ट वहां पे क्या होता है, फिर अगर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, मोबाइल को कट करते हैं। तो मोबाइल को कट करने के लिए हम उससे पहले क्या बोलते हैं, हम एक छोटा सा कोड वर्ड एक्सचेंज नहीं करते कि चलो अभी हमारा बातचीत कंप्लीट हो गया, हम बाद में बात करते हैं। तो इस तरह के जो टोन हमारे मोबाइल के ऊपर आता है, तो हमें पता लगता है कि ठीक है, बातचीत कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। वैसे ही डिवाइसेस के ऊपर अगर फिन फ्लैग, वो डिवाइसेस के ऊपर अगर नेगोशिएट हो जाएंगे ना, तो जो कनेक्शन टीसीपी के दौरान डिवाइस के ऊपर एस्टेब्लिश हो रखा है, पानी देना, तो वो कनेक्शन अभी क्या होगा, टर्मिनेट होने के लिए टाइम आ चुका है, तो वो क्या करेंगे, सेशन को टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, 6 तरह के फ्लैग्स है। उसके बाद होता है क्या, हमारा चेकसम। चेकसम हमारा स्पेसिफिकली क्या है, ये हमारा एक सिक्योरिटी चेकिंग का प्रोसेस है जो स्पेसिफिकली हमारे डेटा इंटीग्रिटी को चेक करने का टास्क एग्जीक्यूट करता है। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, लाइक यहाँ पे जितने सारे वैल्यूज होंगे ना, जितने सारे इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर फील्ड में हमने टैग करके भेजे होंगे, उन सारे इंफॉर्मेशन के ऊपर चेकसम क्या करता है, एक हैशिंग एल्गोरिथम को रन करता है। और एल्गोरिथम को रन करने के बाद वहां पे वो क्या करता है, उसको एक ऑन रीडेबल फॉर्मेट में उसको एक क्या मिलता है, एक वैल्यू मिलता है। और उस वैल्यू को वो वहां पे क्या करता है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करके इस चेकसम फील्ड में क्या करता है, टैग कर देता है, ठीक है। टैग करने के बाद वो उसको क्या करेगा, अगले साइड के सिस्टम के साथ शेयर करेगा। तो दूसरी साइड का सिस्टम जब इस पैकेट को रिसीव करेगा ना, वो इमीडिएटली उस पैकेट को प्रोसेस नहीं करता, वो पहले चेक करता है जो इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर हेडर के अंदर टैग होता हुआ आया है या फिर डेटाज में आया है, तो क्या वो बिल्कुल सही है, किसी ने बीच में से उसको मॉडिफाई तो नहीं कर दिया। और इस पर्टिकुलर चीज के लिए वो वहां पे क्या करता है, दोबारा इन सारे वैल्यूज के हेलो ऊपर क्या सर। करता है, यस। सर एक स्टूडेंट है लक्ष्य, वो अंदर आने को 15 मिनट हो गए, वो अलाउ कर दोगे उसे? आप गाइस थोड़ा मुझे नोटिफाई कर देना, मुझे विजिबल नहीं हो रहा ना वो चीज स्क्रीन, तो पता नहीं चल रहा कौन ज्वाइन कर रहा है ओके। कौन नहीं।
सर ओके, लक्ष्य बाबा। और आप किसी को होस्ट बना दो ना, नहीं तो। होस्ट नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। बनाने के लिए तो बहुत है, बट मैं यहाँ पे को होस्ट नहीं हो रहा। मैं एक होस्ट बना दूं तो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकता। को होस्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, किसी में भी नहीं आ रहा। चलो कोई ना, आप मुझे एक बार नोटिफाई कर देना, मैं बीच में रोक के उनको हमारे सेशन में ऐड ऑन कर लूंगा, ठीक है। सर एक डाउट था सर। थैंक यू सर। हाँ, पूछो। सर कि जैसे कि आपने बताया था कि जो डायनेमिक पोर्ट नंबर्स होते हैं, हम्म। तो सर मतलब हमें ये बताने का काम कि मतलब जो सोर्स पोर्ट है हमारा, जो सोर्स मैसेज है वो कहाँ से आ रहा है, ये तो हम्म। ये काम तो हमारा डायनेमिक करते हैं ना। डायनामिक, अब मतलब कॉन्फ्यूज किस पे हो? मतलब और एक बार बताना, आप खुद ही क्या बोले तो और एक बार बताना। सर मैं पूछा था कि जैसे ये फ्लैग्स लगे हैं, हाँ हाँ। तो सर ये फ्लैग्स हम मतलब डायनेमिक की जगह ले रहे हैं क्या, डायनेमिक पोर्ट नहीं नहीं नंबर। नहीं नहीं, फ्लैग्स बस ये नहीं, अरे पर्पस ये बताएंगे ये कि जो हाँ, डेटा डिवाइस के ऊपर नेगोशिएट हो रहे हैं ना, पोर्ट नंबर्स को यूज करके, तो वो पैकेट का पर्पस क्या है, डिवाइसेस उस पैकेट को किस तरह से प्रोसेस करे, उस चीज का इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्लैग्स। ओके सर। ठीक है, देखो, तो चेकसम में क्या हुआ ना, वो वहां पे क्या करेंगे, एल्गोरिथम को रन करने के बाद जो उसको साइफर टेक्स्ट मिला, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे टैग करेंगे और दूसरे सिस्टम को भेज देंगे। दूसरे सिस्टम में जब वो डेटा रिसीव होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा ना, डिवाइस उस डेटा को रिसीव करने के बाद वो इमीडिएटली उस डेटा को प्रोसेस नहीं करते, वो पहले क्या करते हैं, डेटा का इंटीग्रिटी चेक करते हैं, कहीं वो डेटा आते टाइम मॉडिफाई तो नहीं हो गया, कोई उसको मॉडिफाई तो नहीं कर दिया। इस चीज को परफॉर्म करने के लिए वो वहां पे क्या करते हैं, इन सारे डेटास के ऊपर क्या करते हैं, दोबारा से हैशिंग एल्गोरिथम को रन करते हैं। करने के बाद उनको जो वहां पे साइफर टेक्स्ट मिलता है, यानी कि जो ऑनरीडेबल डेटा मिलता है, उसको हेक्साडेसिमल में अगेन क्या करते हैं, रिकन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद इस चेकसम में जो हेक्साडेसिमल फॉर्म में डेटा आया होगा ना, और उसने जो डेटा को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया होगा, दोनों डेटा को वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर मेरे डेटा यानी कि वो वैल्यूज अगर सेम है, तो इसका मतलब क्या है, जो डेटा यहाँ पे टैग होते हुए आ रहे हैं वो क्या है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो बिल्कुल क्या है, ठीक है। लाइक उनमें किसी तरीके के भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत, सॉरी, उस डेटा में किसी तरीके के मॉडिफिकेशंस नहीं हुए हैं। ठीक है, वो बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। ठीक है। अगर मैं बाद में बात करूं, अगर वो डेटाज, अगर वो वैल्यूज अगर आपस में मिसमैच हो गए, तो डिवाइस को पता लग जाता है कि इनमें जो डेटाज हैं वो क्या है, मॉडिफाइड है, और वो डेटाज को कभी भी रिसीव नहीं करते। ठीक है। बाकी ओरिजिन पॉइंटर अभी मैं उसको छोड़ देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फील्ड देखो, ऑप्शन फील्ड। ऑप्शन फील्ड का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे विंडो साइज में डिवाइसेस हमारे बफर मेमोरी को नेगोशिएट नहीं करते, तो ये जो पर्टिकुलर स्पेस है वो उनके लिए इनफ नहीं होता। तो वो वहां पे क्या करते हैं, और एक एक्स्ट्रा 4 बाइट का स्पेस यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जो 4 बाइट का फील्ड यहाँ पे यूज होता है विंडो साइज को मैनेज करने के लिए, इस फील्ड को, मतलब इस फील्ड को डिवाइसेस यानी कि हमारा टीसीपी में यूज होता है ना, तो हेडर लेंथ जो 20 होता है डिफॉल्ट, वो उसका साइज इंक्रीज होके 24 बाइट बन जाता है। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा वेल अप और अच्छे से थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस चीज को थोड़ा थियोरेटिकल और थोड़ा सा अच्छे से इलाबोरेट कर देता हूं। अगर सिस्टम ए से सिस्टम बी के पास कोई क्वेरीज आ रहे हैं, तो ये मेरा क्या रहेगा, सोर्स, और ये मेरा क्या होगा, डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर पे वो क्या करेगा, एक रैंडम से पोर्ट नंबर को पिक करेगा जो है 1024, एज्यूम कर लो। ठीक है। डेस्टिनेशन पे क्या करेगा, वेल नोन के लिए क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो मान लो मैं सिस्टम ए से सिस्टम बी के पास टेलनेट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे वेल नोन पे कितना नंबर रहेगा, 23 रहेगा। उसके बाद सीक्वेंस नंबर यहाँ पर रहेगा 0, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पहला अप्रोच पैकेट भेज रहा है, और पहला अप्रोच पैकेट के लिए हमारा जो काउंटिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। एक्नोलेजमेंट तो यहाँ पे होगा ही नहीं, तो एक्नोलेजमेंट खाली भी नहीं जाता, तो उसके लिए वहां पे 0 लेता है, बट 0 वैलिड नहीं होता। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वहां पे हेडर लेंथ यहाँ पे कितना होगा, 24 बाइट का होगा। क्योंकि पहले के टाइम पे ही क्या होता है ना, डिवाइसेस आपस में क्या करते हैं, पहले के जो दो पैकेट्स होते हैं उस बीच वो क्या करते हैं ना, एक दूसरे का बफर मेमोरी यानी कि डेटा प्रोसेस करने का एबिलिटी नेगोशिएट कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ठीक है। अगर उस चीज को अगर आप देखोगे, गाइस एक सेकंड ना, बस एक सेकंड।
ओके गाइस देखो देखो, तो यहाँ पे हेडर लेंथ लाइक, अगर इस चीज को मैं छोटे से अगर एक्सप्लेन करूं, मान लो आप लोग क्लास करने के लिए यहाँ पे आए हो, मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने के लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं लाइक मैंने क्या किया, आपको मतलब कंटिन्यूअसली 4 to 5 आवर्स का पढ़ा लिया, बट आपको पढ़ने का जो टाइम है वो 2 आवर्स का है। तो 2 घंटे पढ़ने के बाद जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो चीज आपकी समझ में नहीं आएगी, आप उस चीजों को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो जो मेहनत मैं मेरे तरफ से कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ना हो और हमारा जो सेशन है वो इंफॉर्मेटिव रहे, लाइक मैं जो चीज आपको पढ़ाऊं वो एग्जैक्टली आपको समझ में आए, किसी का मेहनत यहाँ पे क्या ना हो, जाया ना जाए, तो उस चीज को करने के लिए हम वहां पे क्या करेंगे, जब सेशन को स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टार्ट करने से पहले ही मैं अगर आप लोगों से पूछ लूं कि आप एक दूसरे में लाइक आप कितने टाइम तक पढ़ने का एबिलिटी रखते हो, और आप लोगों ने बता दिया कि हम 2 आवर्स तक पढ़ने का एबिलिटी रखते हैं, और उस चीज में मैंने आपको वही चीज बता दिया कि हाँ ठीक है, मैं भी आपको 2 आवर्स मतलब 2 घंटा ही मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो 2 घंटे में जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वो चीज क्या होगा, परफेक्टली आपके साथ शेयर होगा, और आप उस चीज को पढ़ने के बाद क्या करोगे, परफेक्टली उन इंफॉर्मेशन को समझ पाओगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन होता है ना, ये क्लास के पहले दिन ही हो जाएगा, या ऐसा नहीं कि हर दिन आके मैं क्लास में आपको पूछूं कि दो आपका पढ़ने का एबिलिटी कितना है, आपका पढ़ने का एबिलिटी कितना है, ऐसा नहीं है ना। तो वैसे ही जब हमारा 3 वे हैंडशेक प्रोसेस होता है ना, तो पहले के जो 2 पैकेट्स आते हैं, इन्हीं दो पैकेट्स में क्या होता है ना, हमारे डिवाइसेस एक दूसरे का डेटा प्रोसेस करने का एबिलिटी क्या कर लेते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं, और बाकी जितने भी पैकेट्स आएंगे वो उन्हीं बफर मेमोरी के हिसाब से, यानी कि उन्हीं विंडो साइज के रिगार्डिंग ही क्या करेंगे, आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर लेंथ मेरा कितना जाएगा, 24। उसके बाद अगर जाएगा यहाँ पे फ्लैग की अगर बात करूं, तो फ्लैग यहाँ पे लग के जाएगा सीन, यानी कि वो पहले क्या करेंगे, अप्रोच पैकेट भेजेंगे जो मेरा सीन है, ठीक है। उसके बाद हेडर लेंथ के बाद गाइस एक मिनट, तो यहां पे जाएगा क्या, विंडो साइज, विंडो साइज। उसके बाद यहां पे जाएगा चेकसम, जो मेरा क्या करेगा, डेटा इंटीग्रिटी को चेक करेगा, और साथ में जाएगा ऑप्शन, साथ में क्या जाएगा, जाएगा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं, ये जब सिस्टम ए सिस्टम बी को भेज दिया, तो सिस्टम बी वहां पे क्या करेगा, सिस्टम ए को भी एक अप्रोच पैकेट भेजेगा, तो यहाँ पे सॉरी उस सीन का क्या करेगा, रिप्लाई पैकेट भेजेगा, साथ में खुद का भी एक अप्रोच पैकेट भेजेगा। तो जब यहां से सेकंड टाइम में जो पैकेट हमारा जनरेट हो रहा है वो कहां से जनरेट हो रहा है, सिस्टम बी से जनरेट हो रहा है, किसके पास ना, सिस्टम ए के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोर्स मेरा क्या रहेगा, सिस्टम बी, तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर मेरा क्या रहेगा 23, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मेरा क्या रहेगा 1024। फ्लैग में दो तरह के फ्लैग यूज करेंगे, एक रहेंगे सीन, दूसरा रहेगा एक्नोलेजमेंट। वो क्या करेगा, इस सीन पैकेट को वो रिप्लाई करेगा, यानी कि उसके लिए एक्नोलेजमेंट फ्लैग, और खुद का अप्रोच पैकेट ही वो क्या कर रहा है, सिस्टम ए के साथ शेयर कर रहा है, जिसके लिए वहां पे क्या क्या यूज करेगा, सीन पैकेट को यूज करेगा, ठीक है। सीक्वेंस नंबर यहाँ पे क्या यूज करेगा 0, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पहली बार सीक्वेंस मतलब एक अप्रोच पैकेट भेज रहा है, तो उसके लिए सीक्वेंस नंबर क्या रहेगा 0। एक्नोलेजमेंट यहाँ पे कितना होगा, जो सीक्वेंस नंबर यहाँ पे उसने सॉरी यहाँ पे उसने जो सीक्वेंस नंबर 0 करके भेजा था ना, उसी नंबर में से वो क्या करेगा, एक काउंट इंक्रीज करके भेजेगा, ताकि सिस्टम ए को पता लगे कि वो वहां पे क्या कर रहा है, सेम ही जो सीक्वेंस पैकेट जो सीन पैकेट उसने भेजा था उसी को ही वो क्या कर रहा है, एक्नोलेज कर रहा है। तो यहाँ पे एक्नोलेजमेंट नंबर क्या होगा 1। हेडर लेंथ मेरा क्या होगा 24। यहां पर रहेगा विंडो साइज, यहां पे फिर से चेकसम, और यहां पे जाएगा ऑप्शन फील्ड का इंफॉर्मेशन, और आखिरी में सिस्टम में क्या करेगा, इस सीन को वो एक्नोलेज कर लेगा, लाइक दोनों में क्या होगा, विंडो साइज ऑलरेडी नेगोशिएट हो चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शन फील्ड का कोई रिक्वायरमेंट रहेगा नहीं। सोर्स रहेगा मेरा 1024, डेस्टिनेशन मेरा रहेगा 23, फ्लैग यहाँ पे रहेगा मेरा एक्नोलेजमेंट, सीक्वेंस नंबर यहाँ पे रहेगा 1, जो उसने एक्नोलेजमेंट नंबर 1 करके भेजा था ना, उसी नंबर को वो क्या करेगा, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर करके यूज करेगा, साथ में यहाँ पे एक्नोलेजमेंट नंबर होगा वो क्या करेगा 1 करके भेजेगा, ठीक है। लाइक इसका जो सीक्वेंस नंबर 0 था उससे अकाउंट इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हेडर लेंथ 20 रहेगा, विंडो साइज जो नेगोशिएट हो चुका है उस नेगोशिएटेड साइज यहाँ पे नेगोशिएट होगा, साथ में जाएगा चेकसम। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन हमारे दोनों डिवाइस के बीच में नेगोशिएट हो जाने के बाद हमारे डिवाइसेस क्या करते हैं, एक रिलायबल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन
एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? 3 वे हैंडशेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। 3 वे हैंडशेकिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। जो चीजें मैं आपको बताया एक्चुअल में वो चीज नेगोशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारे पैरामीटर्स को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। गाइस बस प्रैक्टिकल का आपको देखना है, जो चीजें मैंने आपके सामने रखा था उस चीज को बस आपको मैच कराना है। जो कॉन्फ़िगरेशन मैं करूंगा उस चीज को लेके कोई भी चीज आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर देखना कोई वेटिंग में। ओके, एक सेकंड। सर कोई वेटिंग में है। ठीक है, वेटिंग में तो नहीं है। और पापा की परी वेटिंग में है। पापा की परी? सर को बोल दो ऐड कर लो मुझे। देखो आप मैं यहाँ पे R1 को ले जाता हूँ राउटर, सर यस। सर ये मतलब जो टाइप हो रहा है ये हमें कुछ देखना है। ना 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 ना, आपको बस वो चीजों को मैच कराना है, उधर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। हाँ सर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल समझना जरूरी है। हाँ क्वेश्चन होगा उस दौरान ये सारी चीज आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये सारे प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। कब शुरू होंगे हमारे प्रैक्टिकल? हाँ, कौन से सॉफ्टवेयर में करा रहे हो सर? प्रैक्टिकल अभी नहीं कराऊंगा, जब आपका थियोरेटिकल में कवर कर दूंगा तब जाकर प्रैक्टिकल कराऊंगा, ठीक है। ओके डन। अब मैं क्या करता हूँ, लाइव पैकेट को स्निफ करता हूँ। ओके डन। इसको कर देता हूँ टेलनेट। ओके डन। नाउ गाइस यू कैन सी मैंने यहाँ पे क्या किया है, बता देता हूँ प्रैक्टिकल क्या क्या है। ये मेरा सर्वर है और इस सर्वर को मैं इस पीसी से क्या कह रहा हूँ, रिमोटली एक्सेस लिया हूँ। और इस रिमोट एक्सेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने वहां पे जो सर्विस को लिया है वो मेरा क्या है, टेलनेट है, ठीक है। और हमारा जो टेलनेट होता है वो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू मैनेज होता है। अगर वो टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू मैनेज होगा तो वहां पे क्या होगा, ना डिवाइसेस एक 3 वे हैंडशेक प्रोसेस को वहां पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा आपको इलाबोरेट कर देता हूँ इसको। लाइक यू कैन सी, ओके लाइक यू कैन सी एक्नॉलेजमेंट। हाँ यहाँ पे 3 वे हैंडशेक हुआ है, सीन सिना का हुआ है। हाँ यस तो इस सर। इंफॉर्मेशन को हम यस क्या सर। करते हैं, रेडी करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 1.2 से पहले अप्रोच पैकेट गया है, जो सीन पैकेट यहाँ पे गया है ना,
यहाँ पे जो सीन पैकेट गया है उस चीज को रुको, यहाँ पे जो सीन गया है देखो, ये जो 1.2 है ये मेरा क्लाइंट है, 1.1 मेरा क्या है, सर्वर का आईपी है। ठीक है, उस चीज को थोड़ा मैच कराना। ठीक है, हम्म। तो इसको ओपन करते हैं। ये रहा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी लेयर। ओके गाइस, यू कैन सी फ्लैग। सोर्स पोर्ट नंबर फ्लैग मेरा क्या सेम। गया है, रैंडम पोर्ट नंबर गया है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23। सीक्वेंस नंबर क्या गया है, 0। यहाँ पे देखो रिलेटिव जो लिखा है ना, रिलेटिव सीक्वेंस नंबर, वो मेरा क्या है, 1 है। यानी कि नेक्स्ट टाइम वो जो सीक्वेंस नंबर को यूज करेगा इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए, वो मेरा क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि वहां से उसको एक्नॉलेजमेंट में क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या है, 1 है। एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, बस स्पेस एम्प्टी ना आ जाए इस वजह से यहाँ पे 0 गया है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। हेडर लेंथ यहाँ पे कितना गया है, 24 गया है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन फील्ड यूज होगा। यहाँ पे देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन फील्ड लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। मैंने आपको कल बता रखा था मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या होता है, और उसका लेंथ कितना है मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, फ्लैग में देखो यहाँ पे कौन सा फ्लैग गया है, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग गया है, सीन लिखा हुआ है। सिंक्रोनाइजेशन। और यहाँ पे चेकसम देखो 6C7D हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। तो इस तरह से वो क्या करता है, डेटा इंटीग्रिटी को चेक करता है। ठीक है, दूसरे पैकेट को अगर मैं ओपन करूं, जो सीना का यानी कि जो सर्वर से हमें रिप्लाई पैकेट मिलेगा। ओहो, एक सेकंड गाइस, दोबारा से पैकेट को कैप्चर कर लेता हूं, मैं भी सेम इंफॉर्मेशन आ जाए। ओके, देखो इस चीज को इलेबोरेट कर देता हूं। सोर्स पोर्ट नंबर मेरा क्या गया है, वेल नोन पोर्ट नंबर गया है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मेरा क्या गया है, रैंडम पोर्ट नंबर गया है। सीक्वेंस नंबर क्या है, 0, क्योंकि सर्वर का पहला अप्रोच पैकेट है। और उसके लिए नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या है, 1 है। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो वो क्या भेज रहा है, 1 करके भेज रहा है। यानी कि उसको जो पैकेट मिला था, वो सीक्वेंस नंबर किस पे मिला था, 0 पे मिला था। अभी उसका 0 में। एक्नॉलेजमेंट किस पे मिला है, 1 पे मिला है। उसके 1 पे। बाद है हेडर लेंथ जो है 24। फ्लैग मेरा क्या है, सिन प्लस एक है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन फील्ड यहाँ पे भी यूज हुआ है। और आखिरी में जो पैकेट गया है हमारा, उसमें देखना ऑप्शन फील्ड का ऑप्शन नहीं होगा, ये देख लो, यहाँ पे ऑप्शन फील्ड का ऑप्शन नहीं है। सोर्स पोर्ट नंबर क्या गया है, रैंडम पोर्ट नंबर गया है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23 गया है। सीक्वेंस नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, 1। क्योंकि उसने क्या किया है, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आया था 1, उसी को वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर करके यूज कर रहा है। उसके बाद इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या गया है, 1 गया है। ठीक है, और हेडर लेंथ उसका क्या है, 20 है। फ्लैग क्या है, एक्नॉलेजमेंट है। और विंडो साइज यहाँ पे देखो क्या है, फ्लैग जो हेडर लेंथ 20 है, क्या यहाँ पे ऑप्शन फील्ड है, ऑप्शन फील्ड नहीं है। और यहाँ पे दो पैकेट में क्या होता है, ऑप्शन फील्ड ऐड होता है, उसकी वजह से हेडर लेंथ मेरा क्या होता है, इंक्रीज होकर 24 बाइट हो जाता है। बाकी नहीं तो नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन डिवाइस के ऊपर नेगोशिएट होता है टीसीपी को लेके, वो डिफॉल्ट साइज यानी कि 20 के थ्रू ही नेगोशिएट होता है। गाइस कुछ डाउट है इसमें किसी को, गाइस किसी को कुछ डाउट है, क्लियरली नो बता सर। दो। नो सर। ठीक है, मैंने चीजों का एक्सप्लेन कर दिया, प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया कि लाइव सिनेरियो पे से वो काम करता है। स्टील अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उस चीज को इलेबोरेट कर दूंगा। सर एक्नॉलेजमेंट नंबर के नीचे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर रॉ है वो वो क्या होता रॉम नहीं, उसको बोलते हैं रिलेटिव एक्नॉलेजमेंट नंबर, लाइक जो नेक्स्ट उसका एक्नॉलेजमेंट होगा वो नंबर का है, वो प्री एजम्पशन ले जाता है। है? अच्छा। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, सर ओके सो गाइस, यस। सर जैसे कि जो हमने अभी जितना प्रैक्टिकल देखा, तो हाँ, मतलब सिर्फ रियल लाइफ सिनेरियो में जो मतलब यही चीजें मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता बस। यही सारी चीजें आते हैं एग्जैक्टली मैंने आपको जो प्रैक्टिकल दिखाया ना, यस वो सर। रियल फील्ड का ही प्रैक्टिकल है। ओके सर। बस वर्चुअलाइजेशन के थ्रू मैंने आपको दिखाया, बट एग्जैक्टली सेम ही चीजें आपके डिवाइसेस के ऊपर नेगोशिएट होंगे हमारे डिवाइस से, जब कोई टीसीपी के लिए रिक्वेस्ट करता है तो। ओके सर। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पे थोड़ा 1 सेकंड का ब्रेक चाहूंगा वॉशरूम जाने के लिए।
ओके गाइस देखो, सर को तो वेटिंग ये में है क्या था। देखना? हेलो, वो वेटिंग में है क्या देखना? वेटिंग मैंने एक्सेप्ट कर रखा है, और कोई वेटिंग में नहीं है। ओके, इट्स ऑल क्लियर नाउ। तो ये जो चीज मैं आपके सामने इलेबरेट किया, ये टोटली हमारे टीसीपी यानी कि हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के बारे में था। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल हम यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो रहेगा हमारा यूटीपी, जो हमारा क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो यूडीपी को अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे यूडीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखा था, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो यूडीपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो वो वहां पे क्या करता है, डिवाइसेस के ऊपर, बस डिवाइस के ऊपर जो फिजिकल कनेक्टिविटी है ना, वो उस कनेक्टिविटी को बस चेक करता है, और उस कनेक्शन को चेक करने के बाद वो क्या करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर लेते हैं। ठीक है, वो कभी भी इस चीज को कंफर्म नहीं करेगा, ठीक है, कि डिवाइस के ऊपर वो जो कनेक्शन है वो रिलायबल है कि नहीं है। अगर वो कनेक्शन रिलायबल नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कनेक्शन रिलायबल नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूडीपी को हम यूज कर रहे हैं तो वो सिंपली क्या करेगा, कनेक्टिविटी को चेक करता है और इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर लेता है। तो जो सारे सर्विसेज हमने टीसीपी में फॉलो किए थे, वो हमने इस वजह से फॉलो किए थे ताकि हमारा डिवाइसेस जब टीसीपी को यूज करता है तो वो एक रिलायबल कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है। और वो रिलायबल बनाने के लिए उस कनेक्शन को वो क्या क्या करता है, वो इस वजह हम वहां पे सारी चीजों को डिस्कस किए। बट यूडीपी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, तो यूडीपी में डिवाइसेस बस क्या करेंगे, मतलब क्या करते हैं, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन रहता है, चार इंफॉर्मेशन को वो वहां पे क्या करते हैं, टैग करते हैं। सिर्फ चार इंफॉर्मेशन को वो आपस में क्या करते हैं, टैग करते हैं। जैसे वहां पे टीसीपी हेडर था, वैसे यहाँ पे यूडीपी में एक यूडीपी हेडर होता है, और ये जो यूडीपी हेडर होता है ना, वो हमेशा कितने का रहता है, वो हमेशा 8 बाइट का रहता है। वो हमेशा कितने का रहेगा, 8 बाइट का रहेगा, जिसमें फोर फील्ड का इंफॉर्मेशन जाएगा, जहां पे सोर्स पोर्ट नंबर हमारा लग के जाएगा कितने का, 2 बाइट का। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लग के जाएगा हमारा 2 बाइट का। उसके बाद यहाँ पे लग के जाता है हमारा चेकसम, ये लग के जाएगा हमारा 2 बाइट का। और यहाँ पे जाएगा लेंथ यानी कि हेडर लेंथ, ये हमारा कितने का लग के जाता है, 2 बाइट का। तो ईच मेरा 2 बाइट का है, तो ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो कितने का रहेगा, 8 बाइट का रहेगा। और ये टीसीपी के दौरान क्या होता है, सॉरी यूडीपी के दौरान हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें किसी तरह का वैल्यू चेंजेस नहीं होता। ठीक है, बाकी ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गया था, उस चीज को डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने वहां पे दो फ्लैग्स के बारे में बताना भूल गया था, जो था हमारा अर्जेंट फ्लैग और हमारा पुश फ्लैग। अर्जेंट फ्लैग क्या करता है, जब मैंने आपको बताया था डेटा अगर प्रोसेस होना होता है ना, तो वो वहां पे क्या करता है, पहले बफर मेमोरी में अरेंज होता है, और वो डेटा बल्क में बनने के बाद ही वो क्या होता है, प्रोसेसर के पास जाके प्रोसेस होता है। ठीक है, तो
अगर मैं उस चीज को यहाँ पे अगर मैं आपको इलेबोरेट करूं, कुछ डेटाज ऐसे होते हैं ना, वो इमीडिएटली प्रोसेस होना होता है, वो कभी भी वेटिंग पे नहीं रह सकते, ठीक है, अर्जेंसी पे। तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, जो डेटा इमरजेंसी पे इमीडिएटली प्रोसेस होना होगा ना, तो उसके लिए वो वहां पे क्या करते हैं, यूज करते हैं अर्जेंट फ्लैग को। अर्जेंट फ्लैग जब क्या होगा, डेटा के ऊपर टैग होगा ना, तो वो डेटा बफर मेमोरी में नहीं जाएगा। बफर मेमोरी को छोड़ के हमारे पास और एक मेमोरी होता है जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी। तो वो डेटा कैश मेमोरी में इन करेगा और उसके बाद वो क्या होगा, प्रोसेसर के पास जाके प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कैश मेमोरी है वो कंपैरिजन विथ हमारा रैम फास्टर होता है, ठीक है। तो इस टाइप के टास्क के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, अर्जेंट पॉइंटर सॉरी अर्जेंट फ्लैग को यूज करते हैं। और वो डेटा जो हमारा प्रोसेस हुआ है, अगर हम बाद में उस चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं ना, तो वेरीफाई करने के लिए वहां पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन रहता है हमारा किसके पास, अर्जेंट पॉइंटर करके। वहां पे जब टीसीपी हेडर मैंने आपके सामने इलेबोरेट किया था, एक बार उसको गो थ्रू करना, वहां पे दिखना आपको मिलेगा एक ऑप्शन अर्जेंट पॉइंटर का। तो वो हमारा क्या है, एक रजिस्टर की तरह काम करता है। रजिस्टर इन द सेंस, जो जो डेटा के ऊपर अर्जेंट फ्लैग हमारा पिन होता हुआ गया ना, वो सारा का सारा डेटा इतना रैपिडली प्रोसेस करता है, हम उसको इंस्टेंटली चेक नहीं कर सकते। बट वो अर्जेंट पॉइंटर क्या करता है, उसको लेके एक रजिस्टर मेंटेन करता है, लाइक एक चैटिंग वो क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो हम अगर बाद में ये चेक करना चाहे ना कि किन किन डेटास के ऊपर अर्जेंट फ्लैग हमारा पिन होता हुआ गया है, तो वो वहां पे क्या करेंगे, हम अर्जेंट पॉइंटर का वो ऑप्शन उस पर्टिकुलर फील्ड में जाके हम उस चीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर उस यस सर आपकी ना बीच में हल्की सी आवाज कटी थी, तो ओरिजिन फ्लैग का समझ में नहीं आया थोड़ा सा। नहीं, अर्जेंट फ्लैग मैंने आपको ये बता रहा था, अगर कोई डेटाज अगर हमारे सिस्टम में इमीडिएट प्रोसेस होना चाहिए, तो उस टाइप के टास्क के लिए हम वहां पे अर्जेंट पॉइंटर को यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी अर्जेंट फ्लैग को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पुश पुश फ्लैग का काम क्या है, जब हमारा डेटा नेगोशिएट होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बफर मेमोरी में पेंडिंग रह जाते हैं, ठीक है। तो उन पेंडिंग पैकेट्स को बफर मेमोरी में से प्रोसेस करने के लिए जब बाद में हम डेटा बफर मेमोरी में इंक्लूड करते हैं ना, तो उन डेटा के ऊपर हम क्या करते हैं, पुश फ्लैग को पिन कर देते हैं। जब पुश फ्लैग उसके ऊपर पिंग होगा ना, तो जो बफर मेमोरी में पेंडिंग डेटाज रहेंगे, उन सारे डेटा को वो क्या करेंगे, पुश करेंगे, लाइक वो डेटा इमीडिएटली प्रोसेस हो जाए, उसके बाद बाकी जो डेटाज है वो भी क्या हो जाएंगे, प्रोसेस हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से वहां पे क्या होता है, हमारा पुश फ्लैग यूज होता है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर टीसीपी एंड यूडीपी, ठीक है। और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस बता दूं, टीसीपी हमारे डेटा ट्रांसमिशन के लिए मैक्सिमम यूज नहीं होता। क्यों यूज नहीं होता, क्योंकि अगर टीसीपी में हम डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हर एक पैकेट को भेजने के बाद हमें बाद में क्या चाहिए, एक श्योरिटी चाहिए, यानी कि एक एक्नॉलेजमेंट का वेट हमें हमेशा रहेगा। जबकि यूटीपी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यूटीपी अगर हम डिवाइसेस अगर यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, वो इमीडिएटली लाइक कोई पैकेट वो क्या करे, कंटिन्यूअसली डेटा को भेजता रहेगा, वहां पे एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट है नहीं। तो इन दोनों केस को अगर आप कंपेयर करो, तो टीसीपी के दौरान जो डेटा नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, स्लोअर होता है कंपैरिजन विथ यूडीपी। अगर यूडीपी के थ्रू अगर आप डेटा भेज रहे हो डिवाइसेस के ऊपर, तो वो वहां पे क्या होगा, फास्टर रहता है, ठीक है। डिवाइसेस के ऊपर वो क्या रहता है, फास्टर रहता है, क्योंकि वहां पे एक्नॉलेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। तो वहां पे डिवाइसेस वेट नहीं करते, सिर्फ डेटा को भेजते जाते हैं। दोनों में अगर और एक चीज को कंपेयर करूं, डेटा लॉस होने का चांस टीसीपी में कम है, यूटीपी में ज्यादा है। क्योंकि टीसीपी में एक सेगमेंट गया, अगर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, तो वो फर्दर डेटा को भेजेगा नहीं, मतलब वो फर्दर सेगमेंट्स को भेजेगा नहीं। बट अगर मैं यूटीपी की बात करूं, तो वहां पे क्या होगा, वो एक डेटा को भेजने के बाद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसका एक्नॉलेजमेंट मिले, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला जो सिस्टम है वो एक्चुअल में उन डेटास को रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो सिंपली क्या करेगा, डेटास को वन आफ्टर अनदर प्रोसेस करता जाएगा, ठीक है, भेजता जाएगा। और वो वहां पे क्या होगा, अगले साइड पे उस चीज को रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा, सॉरी सॉरी गाइस, अगले साइड पे वो डिवाइस डेटा को रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। इस वजह से टीसीपी में डेटा लॉस होने का चांसेस क्या है, कम है, जबकि यूटीपी में क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तीसरा चीज, अगर हमारा डेटा लॉस हो रहा है टीसीपी में, तो हम रिट्रांसमिशन प्रोसेस एक टीसीपी में ऑप्शन है, जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, उन लॉस्ट किए हुए डेटा को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। जबकि यूटीपी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो जो डेटा यूटीपी के दौरान लॉस होता है, वो कंप्लीटली लॉस होता है, हम वहां पे डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हमारे टीसीपी और यूडीपी के ऊपर। गाइस अभी आपका टीसीपी और यूडीपी कंप्लीट हो गया, किसी को कुछ डाउट है वो मुझे क्लियरली पूछ सकता है यहाँ पे। सर यस सर मतलब बीच में ये हुआ था ना कि टीसीपी और यूडीपी एक साथ वर्क करते होंगे ना फिर, तो मतलब जैसे कि गूगल वगैरह की वेबसाइट वगैरह। हाँ, दोनों यूज करते हैं। हमारा स्पेसिफिकली टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है, और बाद में जब डेटा ट्रांसमिशन करने की बात आती है तो वहां पे हम यूज करते हैं यूडीपी को। तो सर दोनों एक साथ वर्क कर लेते हैं? दोनों एक साथ वन आफ्टर अनदर यूज करेंगे ना। टीसीपी के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो यूडीपी के थ्रू होगा। बस सर ठीक है तो ठीक है, ओके। देखो एक सेकंड गाइस। तो गाइस किसी को कुछ यहाँ पे डाउट है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? आप एक बार उस चीज को रिवाइज कर लो, थोड़ा देख लो, नहीं तो जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था उसको एक बार गो थ्रू करो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसको देखने के बाद अगर कुछ डाउट होता है वो मुझे पूछो, ठीक है? गाइस कुछ डाउट है किसी को? सर अपन लोग फ्लैग्स को एडिट कर सकते हैं? देखो टीसीपी हेडर में जो सारा इंफॉर्मेशन दिखा है ना, उस सब चीज एडिट मतलब एडिट आप कर सकते हो। लाइव पैकेट को स्निफ करके वो एडिट हो सकता है, उसके लिए थर्ड पार्टी टूल्स अवेलेबल है। आप जब साइबर सिक्योरिटी में जाओगे, देखो ये चीज इलीगल चीज है, मे भी आपको वो ट्रेनर ना बताए, ठीक है? अगर आप गूगल सर्च करो या फिर वो ट्राई करना उनसे वो चीज बताने के लिए, मे बी वो आपको बता पाए, ठीक है? इससे आप कोई डिवाइस पे नहीं कर सकते, उसके लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है? अब या फिर ऐसा देखो, मॉडिफाई करना तो ठीक है, बट अगर कोई पैकेट आप खुद से जनरेट करेगा, लाइक कोई कस्टम पैकेट अगर आप जनरेट करके भेज रहे हो ना, तो उस जगह पे आप उस फ्लैग को क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? देखो उसके बाद हम टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा हमारा नेटवर्क के बारे में, यानी कि नेटवर्क लेयर, ठीक है? नेटवर्क लेयर, ठीक है? तो यहाँ पे एक टर्म आता है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? लाइक सिंपल से अगर मैं बताऊं, अगर वन और मोर सॉरी टू और मोर देन ऑफ इट, लाइक मोर देन टू डिवाइसेस अगर आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो वो इंटरकनेक्शन जो कनेक्शन उन डिवाइसेस के ऊपर एस्टेब्लिश होगा, उस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क बोलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं डेफिनेशन। व्हाट इज नेटवर्क? connections between two or more devices। जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है ना, हमारे टू और मोर डिवाइसेस के ऊपर जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है ना, उस कनेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। और जब उस कनेक्शन के ऊपर ना क्या होता है, हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं। तो स्पेसिफिकली हमारा जो नेटवर्क है वो हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा लैन, दूसरा होता है हमारा वैन।
ठीक है। तो लैन होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क का डेफिनेशन बताऊं, वो जो कनेक्शन अब एस्टेब्लिश करोगे ना डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करके, वो जिस एरिया में हो रहा होगा, लाइक वो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को आप अगर इजीली क्या कर पा रहे हो, लोकेट कर पा रहे हो, उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो वो मेरे लिए क्या रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा। और वो सारे के सारे डिवाइसेस अगर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू अगर मैनेज हो रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या रहेगा, लैन रहेगा। अगर मैं वैन की बात करूं, तो कलेक्शन कलेक्शन बिटवीन मोर देन वन लैन नेटवर्क। लाइक अगर मैं मोर देन वन लैन के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर रहा हूं या फिर कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। जहां पे मल्टीपल लैन्स को अगर हम कंबाइन करेंगे, तो जो डिवाइसेस वहां पे आपस में अरेंज होंगे, हम कभी भी पर्टिकुलर कोई एरिया को वहां पे स्पॉट नहीं कर सकते। लाइक ज्योग्राफिकल एरिया को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी चीज, वहां पे उनमें उन सारे डिवाइसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन नेगोशिएशन को लेके जो टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं ना, तो वो सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू नहीं, वहां पे मोर देन वन एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रहेगा, इंटरफेरेंस रहेगा। और वो सारा का सारा टास्क मोर देन वन एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू मैनेज होगा। ठीक है। और रहा आपका तीसरा चीज क्या है, लाइक सॉरी, यही तो दो मेन उसका इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक ये रहेगा क्या आपका ना, वहां पे मोर देन वन, हम जब लैन को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे तो ज्योग्राफिकल एरिया हम स्पॉट नहीं कर सकते, और जो डेटा प्रोसेस करने का जो टास्क है वो मोर देन वन एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू क्या होगा, मैनेज होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर है ना, वो मेजरली क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है वैन कम्युनिकेशन के लिए। लाइक डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, तो वो कम्युनिकेशन किस टाइप का होगा, उस रिलेटेड सारे टास्क को मैनेज करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, नेटवर्क लेयर का है। ठीक है। इस टास्क को वो एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पे क्या करता है, लैन कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के साथ साथ वो और भी दो मेजर टास्क को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। वो टास्क क्या क्या है ना, एक टास्क है हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग, दूसरा रहता है हमारा राउटिंग। ठीक है। लॉजिकल एड्रेसिंग हमारा यूज होता है टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको ना, हमारा आईपी एड्रेसिंग को। ठीक है। और दूसरा होता है क्या हमारा ना, राउटिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग हम आईपी एड्रेस को क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो आईपी एड्रेस, जैसे कि हम अगर यहाँ पे अगर कुछ नाम को अगर हम ले एग्जांपल में, तो हमारा जो नाम होता है ना, ऐसा कोई फिक्स नाम नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नाम हम यूज कर रहे हैं वो और कोई पर्सन का नहीं हो सकता। तो ये जो नाम हम यूज करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक लॉजिकल टर्म हो जाता है। ठीक है। तो उस चीज को अगर आप कंपेयर करो आईपी एड्रेस के साथ ना, तो आईपी एड्रेस अगर हम कोई डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो आईपी एड्रेस और किसी डिवाइस के ऊपर यूजेबल नहीं होगा। तो ये टोटली क्या होता है, लॉजिकल, सॉरी, हमारा क्या होता है, टोटली लॉजिकल होता है। तो इस वजह से लॉजिकल एड्रेसिंग को हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेसिंग ही बोलते हैं। जिस टास्क को हम क्या बोलते हैं, जब हम डिवाइसेस के ऊपर कोई आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग बोलते हैं। और लॉजिकल एड्रेसिंग परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है हमारा IPv4, दूसरा है हमारा IPv6। ठीक है। उस टास्क के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है उसका राउटिंग। राउटिंग हमारा क्या है ना, राउटिंग हमारा एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हमारे डिवाइसेस यूज करके क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में पाथ को फाइंड करते हैं। ठीक है। तो जो पाथ फाइंड करने का प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं राउटिंग। और इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए राउटिंग में दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक है हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा होता है हमारा राउटेड प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में हम क्या करेंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर है। तो राउटिंग स्पेसिफिकली क्या होता है ना, हमारे जैसे मैंने आपको बताया, डिवाइसेस के ऊपर पाथ फाइंड करने का प्रोसेस, हम उसको क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं। तो पाथ फाइंड करने के बाद डिवाइसेस के ऊपर जब इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा, तो कौन है जो उस इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कैरी करेगा, तो वो कैरियर का काम कौन करता है, राउटेड प्रोटोकॉल करते हैं। यानी कि राउटेड प्रोटोकॉल्स हमारे वो प्रोटोकॉल्स हैं जो वहां पे क्या करेंगे, डिवाइसेस के ऊपर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा को कैरी करने का टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है। राउटेड प्रोटोकॉल का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो ये मेरे लिए क्या है, आईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है।
तो राउटिंग तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं किसको लेके, लॉजिकल एड्रेसिंग को लेके। और लॉजिकल एड्रेसिंग में हम यहाँ पे अब अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेरा क्या है, IPv4 एड्रेसिंग है। ठीक है, तो IPv4 स्टार्ट करते हैं। IPv4 is transfer internet protocol version 4. It is of 32 bits, और आप ऐसे बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है, 4 बाइट का भी है। ठीक है, इट इज ऑफ 32 बिट्स और 4 बाइट। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट्स। ये हमारा 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है। ईच ऑक्टेट्स आर separated through a single dot। तो ये हमारा क्या होंगे ना, जो आपस में वो सेपरेट होंगे ना, वो सिंगल डॉट के थ्रू क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ठीक है, तो इस चीज को इलाबोरेट कर देता हूं। गाइस, सबको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है? हेलो हेलो यस सर। गाइस, सबको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आता है? सर अभी याद नहीं है सर। नहीं नहीं सर उसको नहीं। प्रैक्टिस करना, मैं दिखा दूंगा आज थोड़ा क्लास एंड करने के बाद। ठीक है, नहीं तो बाकी उस चीज को थोड़ा देख लेना। ठीक है, देखो 32 बिट्स को मैं इस तरह से अरेंज कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये ओवरऑल कितना है, 32 बिट्स है, जो हमारा क्या है, 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है। ऑक्टेट्स मतलब 8 बिट्स। अगर 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को अगर हम कंसीडर करें तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, ऑक्टेट बनेगा। तो ईच ऑक्टेट्स क्या है, सिंगल डॉट के थ्रू आपस से क्या है, सेपरेट हुए हैं। ठीक है, और यहां पे कितना होगा, 8 बिट्स रहेगा। हर किसी में कितना है, 8 बिट्स ही है, हर किसी में 8 बिट्स ही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 8 बिट्स को अगर कंपेयर करूं, लाइक देखो, ये रहेगा मेरा फर्स्ट ऑक्टेट, ये मेरा सेकेंड ऑक्टेट, ये मेरा थर्ड ऑक्टेट, और ये मेरा क्या रहेगा, फोर्थ ऑक्टेट रहेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, 2 टू द पावर 8 वैल्यू कितना होगा, 256, यानी कि वैल्यू 0 से लेके 255 तक होता है। यानी कि हर एक ऑक्टेट का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या रहेगा, 255। हर किसी में 0 आपका रहेगा मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, 255। तो इतने बड़े नंबर सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमारे ये इंटर IPv4 को ना कुछ टिपिकल क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मैं इसको यहाँ पे पॉइंट में भी एड ऑन कर लेता हूं। ठीक है, सिंगल डॉट्स, ओके। ईच ऑक्टेट्स मिनिमम वैल्यू इज 0 and maximum value is 255। ठीक है, उसके बाद क्लासेस ऑफ IPv4। तो IPv4 को मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, उसको कुछ टिपिकल क्लासेस में डिवाइड किया है, लाइक A, B, C, D एंड E। इस तरह के 5 क्लासेस में हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया है, जहां पे क्लास A का जो रेंज स्टार्ट 126 तक होता है, क्लास B का 128 से लेके 191 तक होता है, और क्लास C का 192 से लेके 223 तक होता है, क्लास D का 224 से लेके 239 तक होता है, और क्लास E का 240 से लेके 255 तक होता है।
तो इस तरह का हमारा क्या है ना क्लासेस है, ठीक है। तो डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो रिगार्डिंगली सर मतलब इस तरह के क्या करते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, सॉरी एक मिनट, सॉरी। तो हमारा जो IPv4 का मैनेज कर रखे है ना, तो इस तरह से हमने क्या क्या है उनको टिपिकल क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जिनमें अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ पे दो आईपी एड्रेस को, दो वैल्यूज को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। स्पेसिफाई किस किस को नहीं 127 किया? सर। एक है 0, दूसरा है 127। 0 हमारा यूज होता है एक टास्क के लिए जिसको बोला जाता है वाइल्ड कार्ड मास्किंग। ये चीज हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा आपको फर्दर सेशन के लिए। और 127 जो होता है ये हमारा लूप बैकिंग के लिए यूज होता है। यूज फॉर लूप बैकिंग। लूप बैकिंग क्या है? आपके सिस्टम में हम जो कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो वो कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर सर्किट बोर्ड के थ्रू परफॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एनआईसी, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, फिजिकली कोई डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर डिवाइसेस को फिजिकली कनेक्ट करने के बाद उनके ऊपर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे हम जब ट्रबल शूट करते हैं ना, तो ट्रबल शूटिंग में पहले हमें चेक करना होता है कि क्या हमारा एनआईसी कार्ड प्रॉपरली काम कर रहा है, क्या हमारा खुद का फिजिकल पोर्ट कैपेबल है डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइप पे अगर आप देखोगे तो हमारे उस पर्टिकुलर एनआईसी कार्ड के ऊपर फिजिकल पोर्ट के साथ में एक लॉजिकल पोर्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, अवेलेबल होता है, जिसको हम बोलते हैं लूप बैकिंग पोर्ट। तो उस लूप बैकिंग पोर्ट के ऊपर 127 का आईपी एड्रेसिंग अवेलेबल है। लाइक अगर आप आपके सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर मैं यहाँ पे पिंग कमांड दूं 127 डॉट, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले जाओ 0.0.1 से लेकर कुछ भी वैल्यूज, मैं अगर आप पे कर देता हूँ 255.255.254, कुछ भी वैल्यू ले जाओ, आपको वहां पे क्या मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है इसका मतलब क्या है, आपका एनआईसी कार्ड प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर आपको वहां पे रिप्लाई नहीं मिलेगा तो आपका एनआईसी कार्ड प्रॉपरली काम नहीं करता है, ठीक है। तो इस दोनों टास्क के लिए हमने 0 और 127 को क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। तो इस दोनों को यहां से हटा देता हूं। सेकंड साथ नाम क्या में लिखा हुआ था? क्या लिखा था, सेकंड नाम जो 127 का नाम लूप बैकिंग, लूप बैकिंग, लूप बैकिंग। और यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जो है ये हमारे पब्लिकली यूजेबल है, लाइक हम उसको यूज कर सकते हैं। बट जो डी और ई है हम उसको यूज नहीं कर सकते। क्लास डी हमारा यूज है मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टी कास्टिंग के लिए। और हमारा जो ई है, जो हमारा ई है ये हमारा रिजर्व्ड है गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस हैं उनके लिए। हमारे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स हो गए, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर हो गए, इसको थोड़ा लिखना थोड़ा बहुत लेंथी हो जाएगा। गवर्नमेंट सेंटर्स हो गए, सॉरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, हमारा साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स हो गए, उन जगह में क्या होता है ना, हमारा ई जो है वो यूज होता है, ठीक है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो क्लास ए से क्लास सी तक हम यूज कर पाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हर कोई आईपी एड्रेस को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको यूज करने के लिए भी वहां पे एक रूल्स है। रूल्स क्या है ना, कुछ आईपी एड्रेसेस हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कुछ आईपी एड्रेसेस हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, उसको यूज करने के लिए हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा, कुछ पैसे हमें देने पड़ेंगे। उस कंपैरिजन पे अगर आप देखोगे तो वहां पे इस एंटायर आईपी एड्रेस को, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी आईपी एड्रेसेस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है हमारा पब्लिक, दूसरा है हमारा प्राइवेट। जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं ना, वो हमारे लिए क्या होता है, पेड होते हैं, यानी कि पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। बट हमारा जो प्राइवेट है वो एब्सोल्युटली क्या है, फ्री है। इसको यूज करने के लिए हमें पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे जो पेड है वो मैक्सिमम है और जो फ्री है वो कुछ लिमिटेड आईपी एड्रेसेस हैं, तो मैं उनका रेंज मैं यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज,
अगर मैं क्लास ए की बात करूं तो वहां पे जो प्राइवेट का रेंज है वो 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक का है। बी की अगर मैं बात करूं 172.16.0.0 से लेके 172 सॉरी 172.31.255.255 तक होता है। सी की बात करूं 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 तक होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से हमने क्या कर रखा है, जो प्राइवेट रेंज है वो स्पेसिफाई कर रखा है। यानी कि इन्हीं क्लासेस में जो ये रेंजेस हैं उनमें से अगर आप कोई भी आईपी एड्रेस को यूज करोगे तो उसके रिलेटेड कोई भी पेमेंट आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए क्या है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और बाकी जो बच गए वो हमारे सारे सारे के सारे पब्लिक आईपी के कैटेगराइजेशन में आते हैं। उनमें से अगर कोई आईपी एड्रेस को अगर आप यूज करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब सर ये सारे हम लोकली यूज कर सकते हैं फ्री में? हाँ, इसको हम लोकली यूज कर सकते हैं फ्रीली, एब्सोल्युटली फ्री है। इनको छोड़ के अगर आप कोई भी आईपी एड्रेस लेते हो तो वो सारा हमारा पब्लिक में आता है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। सर जैसे उसके लिए ई के हाँ, ई को अगर हम यूज करना चाहें इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? ईवी ई जैसे कि ई गवर्नमेंट सर्विस ई अगर के लिए नहीं, डी और ई हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहें तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको वेरीफाई उन्हें करने के बाद आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे जो क्लासेस मैंने लिख रखा है, जो मैंने आपको बताया कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी को हम यूज कर सकते हैं अदरवाइज और किसी को यूज नहीं कर सकते, तो उसको भी थोड़ा इलाबरेट कर देता हूँ। कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपके सामने है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, 4 ऑक्टेट रहेगा। और मैंने आपको बता रखा है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकेंड है, थर्ड, और ये मेरा क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। तो देखो यहाँ पे एक सेकंड गाइस। तो फर्स्ट ऑक्टेट में आपको जो भी आईपी एड्रेस आपको मिलेगा ना, उस आईपी एड्रेस के आपको बस क्या करना है, फर्स्ट ऑक्टेट को ही चेक करना है, सिर्फ उसके फर्स्ट ऑक्टेट को। फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करके उस ऑक्टेट में जो वैल्यू होगा ना, उसी वैल्यू का आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेंज में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के जो रेंज है ना, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा। जब वो वैल्यू इस रेंज में से कहीं पे भी क्या हो जाए, मैच हो जाए, तो वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, उसी क्लास का हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं 20.254.250.100, तो यहाँ पे आपको सारे ऑक्टेट को चेक नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करना है। वैल्यू कितना है, 20 कौन से रेंज में आ रहा है, 1 से लेकर 126 के अंदर आ रहा है। तो जो इंटायर आईपी एड्रेस है मेरा कौन से क्लास का होगा, क्लास ए का होगा। ठीक है। दूसरे का अगर मैं एग्जांपल लूं लाइक 129.200.200.10, तो 129 फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू कहां पे आ रहा है, 128 से 191, यानी क्लास बी का है। तो ये मेरा किसका बनेगा, क्लास बी का बनेगा। क्लास सी का अगर मैं उस तरह से एग्जांपल लूं लाइक 200.100.100, तो फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, 200। तो ये कौन से रेंज में आ रहा है ना, क्लास सी के रेंज में आ रहा है। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है वो कौन से क्लास का होगा, क्लास सी का होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस अगर आपके सामने गिवन है तो उस आईपी एड्रेस के पहले ऑक्टेट को चेक करके आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस कौन से क्लास से बिलोंग करता है। क्लियर है यहां तक? सर जैसे कि जो आपने टेबल बताई है कि इसके अंदर प्राइवेट जो आईपी है हम वही यूज कर सकते हैं बस। तो मान लीजिए कि मैं अपने कंप्यूटर में, वैसे एक्सपेरिमेंट के लिए पूछ रहा हूँ कि अपने कंप्यूटर में जो है आईपी पब्लिक डाल देता हूँ। पब्लिक अगर डालोगे और इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करोगे ना, वो आईपी अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन को असाइन हो रखा है हाँ। तो वहां पे आपके ऊपर लग जाएगा फाइन। अच्छा। तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, डबल पेमेंट देना पड़ेगा। वहां पे उनका जो भी चार्जेबल रूल होगा उस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो मतलब ये किसी के साथ प्रैंक करा जाए? ना ना, ये आईपी एड्रेस को लेके ऐसा कोई चीज होता नहीं है। नहीं होता। ठीक है ना। सर ठीक है, स्टैटिक आईपी होते हैं वो पब्लिक में आते हैं? वो पब्लिक आईपी होता है।
जो स्पेसिफिकली स्टैटिक आईपी होता है ना, वो पब्लिक आईपी होता है, जो पेड होता है, यानी कि जो चार्जेबल होता है। ठीक है, क्लियर है गाइस यहां तक? ओके सर। गाइस